This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रही है और उसकी वजह थी कि ऑयल की कीमत भी बहुत ज़्यादा हमने ऊपर नीचे होते देखी। जहां अमेरिका में पॉजिटिव क्लोजिंग, वहां आपने देखा कि जापान में काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग हुई। उसके बाद दूसरे मार्केट्स में पॉजिटिविटी आई और तेल की कीमतें मुख्तलिफ़ वक्तों में हमने मुख्तलिफ देखी। 41 भी देखा, 38 भी देखा और इस तरह से इसी वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रही। हमारे यहाँ जब खुली मार्केट तो एकदम से पॉजिटिव हुई और उसके बाद फिर नेगेटिव की तरफ गई। स्टार्ट होती 51 प्लस पे हमने देखा मार्केट को, उसके बाद नीचे आई, फिर 76 प्लस, उसके बाद से ऊपर नीचे काफ़ी होने के बाद -21 पे पहुंची, फिर +54, फिर नीचे और अब जो है मार्केट 57 माइनस पे क्लोज़ हो गई और इस तरह से 33,022 का लेवल, 30 इंडेक्स में 66 का लॉस, 19,308, ऑल शेयर्स पे 43.6 का लॉस और 22,652 का लेवल। वॉल्यूम्स 123 विच इज़ एवरेज, एडवांसिंग कंपनीज 151, डिक्लाइनिंग 140, अनचेंज 29, टोटल 320। वॉल्यूम लीडर्स की बात की जाए तो दीवान मोटर्स में 12.2 मिलियन का काम हुआ है, बैंक ऑफ पंजाब में 6.92, के इलेक्ट्रिक में 6.87, TPL ट्रैकर में 6.39, क्वींस फूड में 4.85। गेनर्स लूजर्स की बात की जाए तो बाटा में 160 का इजाफा, वेथ पाकिस्तान में 40, मरी पेट्रोलियम में 18, शीज़ान इंटरनेशनल में 18, गंधारा इंडस्ट्रीज़ में 18। लूजर्स नेस्ले पाकिस्तान 281, यूनिलीवर फूड 216, सीमेंस पाकिस्तान 28, हीनो पाक मोटर 14, अटक पेट्रोलियम 8.74। नाज़रीन, आज जो दूसरी बहस चल रही है वो ये है कि एक बहस इंटरनेट पे छिड़ी हुई है इस वक्त, वो है इस बारे में कि CNG की कीमत पे जो है काफ़ी डिफरेंस है बिटवीन पंजाब एंड सिंध, और वहाँ सिंध में ज़्यादा है 67.5 जबकि पंजाब में 41.90। तो ये डिस्क्रिपेंसी समझ में नहीं आ रही है, सवाल इंटरनेट पे उठा, इस पर बहस चल रही है। दूसरी खबर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डेट सर्कुलर डेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं। अभी भी इतनी ज़्यादा लाइन लॉसेस वगैरह हैं कि उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं और सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है ड्यू टू बजटरी कंस्ट्रेंट वो काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट ने पिछले दफ़ा सिर्फ 98 बिलियन दिया जबकि ज़रूरत शायद 200 प्लस की थी और इस साल भी यही कंस्ट्रेंट्स जारी हैं और इस तरह से डेट सर्कुलर डेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी ख़बर यह है कि गवर्नमेंट ने ऑक्शन किया और 215 बिलियन रेज़ किया है मुख्तलिफ मैच्योरिटीज़ में एट द रेट ऑफ 6 प्लस समथिंग के ऊपर, जिससे उनकी जो है कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कम हो रहा है। पहले बहुत हाई रेट्स पे इन्होंने बोरो किया हुआ था, वो आस्ते आस्ते वो फिनिश हो रहे हैं और नए नए डेट्स लिए जा रहे हैं। एक और ख़बर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है 3.5 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का सोच रही है इन लाइन विद द रीसेंट इंक्रीज़ इन ऑयल प्राइसेस। इन मौज़ूओं पे और दूसरे मौज़ू पे बात करने के लिए हमने आज एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट अयूब मेहर साहब को दावत दी है। सीनियर इकोनॉमिस्ट है, इंडिपेंडेंट थिंकर हैं। मेहर साहब, पहले तो आपसे, क्योंकि आपका ट्रेड बॉडीज़ से भी काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, एडवाइस करते रहे, जो ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क आई है उस पर कुछ तासुरात लूँगा और ये पूछूँगा कि ऑटो पॉलिसी और टेक्सटाइल पॉलिसी के आने में डिटेल इतनी ताख़िर क्यों हो रही है? ऑटो पॉलिसी टेक्सटाइल पॉलिसी में ताख़िर भी आप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेड पॉलिसी में भी ताख़िर हुई है कि ये लास्ट ईयर ड्यू थी। दूसरा ये कि इसमें देखें ट्रेड पॉलिसी के बजाय अब ये ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क आने लगा है। लास्ट गुज़िश्ता 3-4 साल से ये प्रैक्टिस बनी है। अब गवर्नमेंट के बजाय इसके कि एनुअल ट्रेड पॉलिसी दे, अब ट्रेंड ये बन गया है कि 3 साल का एक फ्रेमवर्क दे देते हैं कि ये 3 साल के लिए ये इम्प्लीमेंट होगा।
तो उसी में इस मरतबा जब ट्रेड पॉलिसी आई तो उसमें कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो ऑटो पॉलिसी से रिलेटेड उसमें रखे गए हैं, कुछ सजेशंस हैं, कुछ सजेशन टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, कॉटन से और टेक्सटाइल से रिलेटेड भी उसमें है। लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कोई डिपार्ट नज़र नहीं आता फ्रॉम प्रीवियस फ्रेमवर्क। कट पेस्ट है बिल्कुल एग्जैक्टली ऑटो में वही चीज़ कंटिन्यू करेगी, टेक्सटाइल में वही है कि हम वैरायटी ऑफ कॉटन डिफरेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा उसमें कोई चीज़, कोई भी एक मुझे हाँ ऐसी नज़र नहीं आई जो पिछले 3 साल या जो प्लान था ट्रेड पॉलिसी का उससे डिफरेंट हो। हम हेल्प करेंगे जैसे है कि इंडस्ट्रीज़ को स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ब्रांडिंग के लिए पहले भी था। एक चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी लास्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क में कि हम अपना एनुअल जो टारगेट है एक्सपोर्ट का वो $95 बिलियन तक ले जाएंगे। शुक्र है कि वो इस दफ़ा नहीं कहा, इस दफ़ा 35 ऊपर आगे बढ़ नहीं रहा और 95 की बात 95, क्योंकि दुनिया में बहरहाल जो 25 वाली कंट्रीज़ थी वो 100 से ऊपर चली गई हैं, ये तो हुआ है। तो पाकिस्तान में वो स्टेगनेंट हो गई, बल्कि अब 2 साल से डिक्लाइन की तरफ भी गई। तो वो 95 बिलियन का टारगेट दिया गया था, लेकिन वो अचीव नहीं हुआ। कुछ डिक्लाइन नज़र आया एक्सपोर्ट में पहले इसके मुकाबले में। तो उसके बहरहाल वट एवर द रीज़न फॉर दिस डिक्लाइन वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो टारगेट 95 बिलियन का दिया गया था वो तो अच्छा किया उन्होंने नहीं दिया। इस मरतबा ये है कि उसको $35 बिलियन इन्होंने कहा, 35 पे आ गए। 35 पे आ गए कि वहाँ तक हम ले जाएंगे। लेकिन जो मेजर्स बताए उसमें कोई भी रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं बताया, वही चीज़ें जो पहले बताए थे स्टेप्स, जिनके कोई वेल डिफाइन नहीं किया जा सकता जिन स्टेप्स को। ऐसी हवाई बातें, गुड थिंक फीलिंग, विशफुल थिंकिंग कह सकते हैं, ये कर लेंगे और बेहतरी हो जाएगी। $20 बिलियन कहा गया कि हम 3 साल के दौरान देंगे एक्सपोर्ट की डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए। वो पहले भी इस तरह की होता था, सर्टिफिकेशन में हेल्प करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ब्रांडिंग को बेहतर बनाएंगे, ये सब चीज़ें पहले भी होती रही हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ें पहले हुआ करती थी। देखिए, जहाँ तक मार्केट का ताल्लुक़ है, हमारे जैसे शेयर मार्केट में लोग बात करते हैं, ऑटो पॉलिसी की बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि सुना ये जा रहा है कि 3-4 बड़ी यूरोपियन कंपनीज़ आना चाह रही हैं विद ए प्रॉमिस टू क्रिएट 100% पाकिस्तानी कार्स, जबकि हमारे 4 एग्जिस्टिंग जो कंपनीज़ हैं वो तो कहती हैं कि जी इकॉनमीज़ ऑफ स्केल ही नहीं है, तो हम गियर और इंजन वगैरह नहीं बना सकते और 100% गाड़ी का सवाल नहीं पैदा होता है। तो वो इंतज़ार कर रही है कि प्रॉपर ऑटो पॉलिसी आए, लॉन्ग टर्म हो, उस पर प्रॉपर न्यू इंट्रेंट्स को इंसेंटिव दिए जाए, तो उससे हम काफ़ी बेहतरी समझते हैं कि हो सकती है। मुमकिन है वो आ रहे हैं विद स्ट्रैटेजी टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। देखें, बहुत डिटेल मैं चाहूँगा इसको हमें डिस्कस करना चाहिए, ऑटो वाला सब्जेक्ट जो है। इसमें पहले तो मैं आई थिंक नो सेन पर्सन कैन एग्री विद दिस आर्गूमेंट कि मार्केट साइज़ कम है और इकॉनमी ऑफ स्केल का इशू है। देखिए, लास्ट 2-3 साल में पाकिस्तान की तमाम सेक्टर्स, वो उनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइजेशन थी तमाम सेक्टर की, एक्सेप्ट ऑटो एंड एलाइड। अच्छा, एक्सेप्ट ऑटो एंड एलाइड, यानी टेक्सटाइल में आप वर्क कर रहे थे 65% पर, कहीं आप वर्क कर रहे थे 70 पर, कहीं कर रहे थे 45% पे, 55% आइडल थी, ऐसे भी सेक्टर थे। सीमेंट की डिमांड है, लेकिन सीमेंट भी फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी कैपेसिटी की बिकॉज ऑफ सेवरल रीज़न। लेकिन ऑटो एंड एलाइड का सेक्टर जो है, ये सेक्टर आपका मोर देन 100% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा था, मोर देन 100 इंस्टॉल। वो ओवर टाइम लगा रहे थे, एक्सेस प्रोडक्शन दे रहे थे, जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन वो दे रहे थे, इसलिए कि उनकी डिमांड थी। डिमांड बहुत। अच्छा, उस डिमांड में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये कि पाकिस्तान से ट्रैक्टर एक्सपोर्ट होते रहे हैं। तो ट्रैक्टर भी ऑटो सेक्टर में आते हैं, ट्रैक्टर तो आपके यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, तो इतने एक्सपोर्ट होते हैं कि वो आप की जो कैपेसिटी है वो कम है रिक्वायरमेंट से। दूसरा, ये एक वेल नोन फैक्टर है कि अगर आप गाड़ी परचेज़ करना चाहें पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड की, तो आपको अक्सर औकात आपको ऑन पे करना पड़ता है, ऑन पे करना पड़ता है। ओवर डिमांड है, ये ओवर डिमांड है ना। आप कैसे कह सकते हैं आपकी मार्केट में इकॉनमी ऑफ स्केल्स नहीं है? जहाँ ओवर डिमांड हो वहाँ इकॉनमीज ऑफ स्केल्स तो ऑलरेडी है। इसका मतलब है जितनी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं आपके यहाँ डिमांड भी उससे ज़्यादा ही डिमांड है।
और एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी तो नहीं है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप कम्पिटेटिव। हाँ, अगर आप अच्छे रेट्स पे बनाएं तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। 57% इंक्रीज आया है ऑटो सेल्स में, तो दैट इज़ जो वही बात जो आप कह रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव। हाँ, अब बात ये है कि अगर आप कम्पिटिटिव गाड़ी बनाएंगे तब तो एक्सपेक्ट करेंगे ना। अगर आप इतनी महंगी गाड़ी बनाएंगे तो आप तो कैप्टिव मार्केट में तो ठीक है, आप ऑपरेट कर सकते हैं विद ए ह्यूज टैरिफ बैरियर, बट यू कैन नॉट गो टू द एक्सपोर्ट मार्केट। देखिए, कुछ सेक्टर्स में जब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई, क्योंकि केमिकल में, ऑटो एनालाइड में 2-3 ऐसे सेक्टर है जहाँ टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं थी, आपको टेक्नोलॉजी भी उसके साथ इंपोर्ट करनी थी। तो वहाँ डिलेशन पे कुछ आप आए कि कुछ मदर पेरेंट कंपनी से इंपोर्ट करेंगे, डिलेशन करेंगे, कुछ लोकली प्रोड्यूस करेंगे उनके जो पार्ट्स हैं। उसमें जब आपने इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ की, उसको अट्रैक्ट किया, तो आपने सॉवरेन गारंटी की बात की कि उनको कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे, जिसमें सॉवरेन गारंटीज़ उनको दी गई कि उनको फॉर द सर्टेन पीरियड टैक्स एग्जेम्प्ट होंगे, उनकी कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो होंगी उनको रोका जाएगा, उनकी इंपोर्ट्स पे को रेगुलेटरी ड्यूटी के ज़रिए रोका जाएगा। वो सॉवरेन गारंटीज़ दी थी, माजी में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी, दी जाती थी। बाद में जब आप WTO में आपने एंट्री ली, तो WTO में इंपोर्ट्स ड्यूटीज़ वगैरह को आपको ख़त्म करनी थी, वहाँ तो फ्री ट्रेड का कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस कराना था। तो उस वक्त ये कहा गया कि जो सॉवरेन गारंटीज़ दे दी गई हैं, WTO उनको ऑन करेगा, अच्छा, फॉर द सर्टेन पीरियड, जब तक के लिए एग्रीमेंट है, लेकिन उसके बाद उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अब 2-3 साल से WTO के डेलीगेशंस हमारे यहाँ भी, फेडरेशन में भी आते रहे हैं, TDAP में भी आते रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी उनकी मीटिंग होती रही है। WTO के इस दफ़ा जो पिछले साल डेलीगेशन आते रहे, पार्टिकुलरली उनका फोकस था आपकी ऑटो पॉलिसी पर। उन्होंने आके जो डिस्कस किया है, स्पेसिफिकली इसके लिए है, और इसमें जो नज़र आ रहा है वो ये कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स है प्लस WTO का अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो ये था कि आपको कम्पिटिटिव होना चाहिए, आपको ड्यूटीज़ के ज़रिए ज़बरदस्ती कम्पिटिटिव नहीं बनाना चाहिए, तो ड्यूटीज़ ख़त्म करनी चाहिए। वो अपनी उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू था। दूसरी तरफ भी लॉबी होती है, दूसरा ग्रुप होता है, वो कहता है नहीं हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शनिज़म की जो रिजीम है वैसे तो वो ख़त्म हो रही है, प्रोटेक्शन जो है वो ज़्यादा देर ज़्यादा अरसे वर्क नहीं कर सकती। तो अभी जो ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की गई उसमें भी कोई नई प्रोटेक्शनिज़म की बात नहीं की गई, लेकिन ऑलरेडी जो प्रोटेक्शनिज़म वो इन्जॉय कर रहे थे उसको मेंटेन करेंगे, उसको मेंटेन किया गया है कि आइंदा के लिए भी उन पे कोई फ्री ड्यूटी फ्री नहीं किया गया, जो WTO ने रिकमेंड किया था कि इसको ड्यूटी फ्री करें। दूसरा ये कि शायद उसकी एक वजह ये रही हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जो CPEC से एडजेसेंट आपके इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, उन इकोनॉमिक जोन्स में यूरोपियन भी और जापानीज़ और कोरियन कंपनीज़ ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का आपको इंडिकेशन दी है कि वो इक्विटी इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में ये कंपनी आके अपने प्लांट्स लगाएंगी, और इकोनॉमिक जोन में उनके लिए उन्होंने लैंड भी मार्क कर दी है। तो जब आपके पास फॉरेन कंपनीज़ आ रही हैं ऑटो सेक्टर में, वो आके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो फिर उनको शायद किसी हद तक प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ रही हो, और ट्रेड पॉलिसी ने शायद उनको अकोमोडेट किया हो। अच्छा, जो नए आने वाले हैं इसकी पॉसिबिलिटी, अदरवाइज WTO का और दूसरे स्टेक होल्डर्स का इस पर डिसएग्रीमेंट है। अच्छा, ये जो मैं आपको पॉपुलर सेंटीमेंट बताता हूँ, जो आम लोग मुझे टिप्स ऑफ द ट्रेड में कॉल करते हैं, फ्री कॉलिंग सिस्टम है वहाँ पे, वो ये कहते हैं कि जी इंडिया में नीनो गाड़ी 1 लाख की मिलती है, टोयोटा करोला जो वो बना रहा है मलेशिया, वो 10 लाख की है, और वो कहते हैं कि जी ये दिस कंपनीज आर मेकिंग टू मच प्रॉफिट, यन सस्ता हो गया, 176 से आ गया 116 पे, स्टील की कीमत 30% घट गई, इन्होंने कीमत नहीं की। अच्छा, उसका काउंटर इफेक्ट ये है कि टोयोटा कंपनी इंडस मोटर के जो शेयर था 160 से बढ़ के 1200 का हो गया, और इसी तरह तमाम कंपनीज़ के 4 टाइम 5 टाइम 10 टाइम्स। तो एज ए शेयर होल्डर तो वो इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन एज ए कंज्यूमर दे आर कंप्लेनिंग, एंड दिस कंपनी इज़ बिकमिंग वेरी वोकल इन द सोशल मीडिया नाउ, बिकॉज कोई क्या करता है, नीनो की गाड़ी की तस्वीर लगा देता है, कहता है ये 1 लाख की गाड़ी है, और इधर ये मेहरान है 7 लाख की गाड़ी है, कंपेयर तो करो। हाँ, नहीं देखिए, आपके प्रोग्राम में ही एक हमने पॉइंट डिस्कस किया था एक पहले प्रोग्राम में, कि अब जो हम जिस रजीम से गुज़र रहे हैं, लिबरल ट्रेड रजीम, जिसकी जो फ्लैगशिप है WTO के पास है, लेकिन दूसरे अदारे भी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और दूसरे अदारे हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं,
वर्ल्ड बैंक और IMF को छोड़ दें, वो डिमांड मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूशन है, अदरवाइज़ तमाम इंस्टीट्यूशन इस लिबरल रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी पूरी फ़िलासफ़ी जो है इस पूरी रिजीम की या पूरे सिस्टम की, फ्री ट्रेड रिजीम की, उसमें ये उस कैटेगोरिकली उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि अगर डिसएग्रीमेंट है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, शेयर होल्डर्स के बेनिफिट कुछ और हैं, मैनेजमेंट के बेनिफिट कुछ और हैं, कंट्री के बेनिफिट मैक्रो इकॉनमी के कुछ और इंडिकेटर्स हैं, और कंज्यूमर्स के बेनिफिट कुछ और हैं, जहाँ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ रहा हो, बेनिफिट्स में क्लैश आ रहा हो, तो कंज्यूमर्स के बेनिफिट प्रिवेल करेंगे, हमेशा उस पर पॉलिसी बनाई जाएगी। ये डिसाइडेड है, ये डिसाइडेड है। तो हाँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन करना है, कोई आपके पास बहुत सॉलिड रीज़न है, तो फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी या रेगुलेटरी ड्यूटी के लिए लिमिटेड टाइम के लिए एक जस्टिफिकेशन बन सकती है, लेकिन वो ऐसे नहीं आपको जस्टिफिकेशन बना ले, वो चैलेंज हो सकती है, वो WTO कोर्ट में भी जा सकती है। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और जस्टिफिकेशन में ये बताना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इस प्रोटेक्शन की वजह से कंज्यूमर का एंड बेनिफिट होगा, प्रीवियल कंज्यूमर बेनिफिट ही करेगा। तो अगर कंज्यूमर्स को कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो प्रिवेल नहीं करेगा। 4 कंपनियों की इंटरेस्ट और पूरे इतने कंज्यूमर के इंटरेस्ट का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। हाँ। और पीपल्स एक जनरलाइज प्रिंसिपल है थ्रू आउट द वर्ल्ड इन दिस एनवायरनमेंट जहाँ सोशल मीडिया इज प्लेइंग सच ए बिग रोल, जहाँ लाखों लाख करोड़ों लोग जो हैं अब आ गए हैं फेसबुक वगैरह पे, अब वो आपस में डिस्कस करते हैं। यू कैन नॉट शट डाउन देयर माउथ्स। नहीं, बिल्कुल नहीं, कैन नॉट। और दूसरा ये कि आप जस्टिफाई तो किसी भी चीज़ को आर्गूमेंट के ज़रिए हर एक जस्टिफाई करता है अपना आर्गूमेंट, हर एक का राइट है कि वो अपने आर्गूमेंट को, शेयर होल्डर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं फिस्कल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी की, उनका भी अपना एक एंगल है, कंज्यूमर्स एसोसिएशंस के अपने एंगल्स होते हैं, लेकिन ये एक चीज़ कन्फर्म है कि प्रिवेल जो होगा वो कंज्यूमर्स का ही। डॉक्टर साहब, एक और जो आपने शुरू के प्रोग्राम में कहा, ये जो टेक्सटाइल पॉलिसी है, उस सिलसिले में एक जो अभी रिसेंट इशू है वो ये है कि एप्टमा के कहने पे 20% ड्यूटी लगाई गई यॉन के इंपोर्ट पे, बाद में उसको कम भी किया गया कुछ एग्जम्पशन के साथ। तो डाउन द स्ट्रीम जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वैल्यू एडिंग, वो कहते हैं इफेक्टिवली आपने 20% हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ा दी, उससे हमें अब सब बिल्कुल डिमांड, हमारे कॉस्ट बढ़ गया, और पिछले जब से ये लगा है कहते हैं 50% रिडक्शन आई है फर्दर न्यू ऑर्डर बुकिंग में, विच इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज 90% जॉब इज़ क्रिएटेड बाई डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज, नॉट द स्पिनिंग इंडस्ट्री। बेसिकली ये इशू जो है एक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, मैंने ख़ास तौर पे इस पे जो कमेंट्स पढ़े, उसमें इस तरह से शो किया गया या नज़र आ रहा है कि ये दिस इज़ एन इशू बिटवीन स्पिनर्स एंड वैल्यू एडेड इंडस्ट्री, यार्न मैन्युफैक्चरर के दरमियान, और विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल वो मिसलीडिंग कंसेप्ट है। नेबर कंट्री ने क्या किया, अब अगर हमारे यहाँ का देखें तो जो वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है उसका आपको बड़ा सही पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है कि वैल्यू एडिड इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा आपको ऑन करके देती है, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज करती है, इसलिए कि जब वैल्यू एडिशन के बाद कोई चीज़ एक्सपोर्ट होगी तो उसकी ज़्यादा आपको वैल्यू मिल रही होगी। तो आप यान को प्रोटेक्ट करने के लिए वैल्यू एडिड को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये अपेरेंटली बिल्कुल सही नज़र आता है। दूसरी साइड पे जो यान मैन्युफैक्चरर है, स्पिनर्स है आपका, उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि जिस प्राइस में बाहर के से इंपोर्ट हो रहा है यान, जो वैल्यू एडिड इंडस्ट्री ख़रीद रही हैं, हम भी उस प्राइस पे हमें भी देना चाहिए, लेकिन हम उस पर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारी जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो महंगी है। हम उस प्राइस पे, अगर आप हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लें एक नॉर्मल प्रॉफिट के साथ, तो जिस पर इंपोर्ट हो रहा है उस पर हम सेल कर ही नहीं सकते, हम इस पोजीशन में नहीं, बंद करना पड़ेगा, तो बंद करना पड़ेगा, जो बंद करना पड़ेगा। बल्कि 10 अक्टूबर को बंद भी किया, उन्होंने थ्रेट भी किया था, अगर बंद किया था। अच्छा, अब उसमें देखिए ना, अब उसमें अगर वो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री है यान, अगर यान नहीं होगा आगे नहीं बात, तो आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका डिफरेंस जो होगा वही आपको मिल रहा होगा। बांग्लादेश यही करता है सर, वो बांग्लादेश यही करता है, बांग्लादेश यही करता है। तो ये भी आर्गुमेंट अभी आपके पास कॉटन का एडवांटेज था ना कि आप खुद ही बनाएं, खुद ही एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कम करना पड़े चीज़ों को। तो उसमें जब आप देखिए सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई कि बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है कि दोनों में कोई डिसएग्रीमेंट है, प्रॉब्लम ये है कि आपका यार्न मैन्युफैक्चरर जो है वो इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर पा रहा। इस पर मज़ीद बात करते हैं नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टर साहब ऑटो पॉलिसी पे बात कर रहे थे और इसी पे अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली। आइए डॉक्टर साहब से इस पे व्यू लेते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे वही बात अभी इन्होंने दोहराई है, 5% 6% रिडक्शन, और कहते हैं कि जी थोड़ी सी हमारी कीमत ज़्यादा है। मैंने आपको मिसाल दी थी नीनो गाड़ी की जो 1 लाख में बिकती है इंडिया में, इंडियन रुपीज़ 1.5 लाख पाकिस्तानी। आम कंज्यूमर पूछता है कि 7 लाख की ये गाड़ी जो कि यूरो 2 है, जिसमें बैग भी नहीं है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, मैं क्यों लूँ? इसी तरह टोयोटा करोला जो मलेशिया बन रहा है वो 10 लाख का है, यहाँ मैं 20 लाख का क्यों लूँ? तो ये तो काफ़ी नहीं है जो ये इन्होंने कहा। आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, इन्होंने बिल्कुल जी ये दो चीज़ें बड़ी है, मुझे वही बात जो हम कर रहे थे आई हैं सामने कि एक तो थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस की रीज़न्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, वो सही है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था। इसमें अगर ये बात कर रहे हैं कि हम ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की गर्ज से इनवाइट कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज आएंगी जो पाकिस्तान में पहले से नहीं है, जिनमें यूरोपियन कंपनीज तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, कोई भी नहीं है, सब चारों जापानी है। तो वो आएगी, वो कम्पीट करेंगी, वो अच्छी बात है। लेकिन कंपटीशन के लिए ज़रूरी नहीं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो तब कंपटीशन शुरू होगा। इंपोर्ट से भी अब तो फ्री वर्ल्ड में तो ये है कि जो चीज़ आप नहीं बनाते दुनिया भर में कहीं से भी वो आ भी सकती है ना, सस्ती आ जाती है, तो सस्ती आ जाती है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो कंज्यूमर्स का ही होता है, एंड यूज़र्स का होता है। वो कंपटीशन भी नहीं था उसमें। इन्होंने बहुत एक मैं समझता हूँ माइनर सी रिडक्शन की है कंपटीशन क्रिएट करने के लिए। लेकिन फिर इनका ये कहना कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनको नहीं बेनिफिट दे रहे, बल्कि जो इनकमिंग कंपनीज़ हैं उनको देंगे। और फिर इनका आर्गूमेंट जैसा कि इन्होंने दिया कि उनको डीलरशिप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डीलरशिप में इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज़ को नहीं करनी होती, उनको प्लांट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। डीलरशिप का जो नेटवर्क होता है वो आके अनाउंस करते हैं कि कौन लोग डीलरशिप लेना चाहते हैं, वो डीलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, वो एक नए बिज़नेस क्रिएट होते हैं उसके। जो उसकी डीलरशिप अपने इलाके में लेना चाहता है वो अपने ही दुकान वगैरह सब कुछ बनाता है, अपनी इक्विटी होती है उसकी, अपने उसमें पेरेंट कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, पेरेंट कंपनी का नहीं होता वो। ये तो बिल्कुल गलत बयानी तो थी। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ करता, कंफ्यूज करने की कोशिश की है। वो तो अपने जो डीलरशिप, ये बिजनेस है, उनका बिजनेस होता है जो डीलरशिप ले रहा होता है, प्राइम बिजनेस होता है। बल्कि इसमें बल्कि उल्टा देते हैं, सुना यस, क्योंकि डीलर्स जो होते हैं उसमें डीलरशिप में पाकिस्तान में बहुत कंपटीशन है। गाड़ियों की मार्केट, गाड़ियों की प्राइसेस कम नहीं होती, बढ़ती हैं। तो ये तो इसमें कंपटीशन, हाँ इसमें तो कंपटीशन होता है कि बहुत सारे लोग। जो अच्छी प्राइम प्रोडक्ट्स हैं उसमें बड़ी वो होती है, बड़ी मुश्किल होती है डीलरशिप लेना। मिसाल के तौर पे यूरिया जो FFC का है, सोना, उसकी डीलरशिप अगर गाँव के इलाके में आप लें जी तो बड़ी बात समझी जाती है। हाँ, तो उसके लिए 6 गाड़ियों के पैसे पहले से जमा पहले से। इसमें भी यही है, गाड़ियों में भी यही है कि डीलर्स जो होते हैं वो तैयार होते हैं, और फिर क्योंकि रीजन वाइज डिसाइड करना पड़ता है कंपनी को किसको डीलरशिप का लाइसेंस दिया जाए, तो उसमें तो बहुत कंपटीशन हो रहा होता है डीलरशिप के लिए। उसमें डीलरशिप में इन्वेस्टमेंट कंपनी को नहीं करनी पड़ती, उसको तो बेनिफिट हो रहा होता है। अगर जितना आपका अच्छा नाम होगा कंपनी का, उतनी उसकी डीलरशिप के लिए ज़्यादा लोग तैयार होंगे। तो ऑटो पॉलिसी में इस चीज़ का मैं नहीं समझ रहा था किस तरह का। डिसअपॉइंटिंग पॉलिसी कंसिडरिंग कि इतने दिनों से इसका इंतजार हो रहा था, आया भी तो इतनी मामूली सी 5-10% 10% की कमी, और ये ऑटो कोशिश की इन्होंने स्टेटस को पे रहने की, बिल्कुल। और देखिए 1980s से ये इंडस्ट्री हमारी चल रही है, और शुरू में जब ये चली थी तो था कि डिलीजन प्रोग्राम बनेगा। अभी इन्होंने जो परसेंटेजेस बताए तो बहुत डिसमल हैं जो लोकली यहाँ पे काम हो रहा है। देखिए, वो एक तो जो डिलीशन का था वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ। हालांकि वो जो आपने इनको सॉवरन गारंटीज़ दी थी, टैक्सेशन में बेनिफिट दिए थे, प्रोटेक्शन दी थी, ड्यूटीज़ लगाई थी, उसमें कंडीशन थी कि हर साल इतने % डिलीशन होता रहेगा। वो डिलीशन वाला तो फार्मूला फॉलो ही नहीं हुआ। और दूसरा ये हुआ कि पॉलिसीज़ आपकी ऐसी रहीं कि उसमें जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी भी आपके यहाँ, जैसे इन्होंने खुद रेफ़र किया, एक कंपनी का नाम लिया, कोरियन कंपनी का, वो उसने प्रोडक्शन बंद कर दी, वो खुद इंपोर्ट करने लगी, वो खुद कंपनी इंपोर्ट करने लगी, वही गाड़ियाँ दीवान वाले। अब अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करने के बजाय खुद कंपनी इंपोर्ट करने लगे, तो ये इंडिकेशन है, बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेटर है कि आपके यहाँ इंपोर्ट सस्ती पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू दी लोकल मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब है लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम है, कम्पिटिटिव नहीं है, उसको आपको कम्पिटिटिव बनाना था, बजाय इसके कि इंपोर्ट को रोक दें। इंपोर्ट तो ज़्यादा कम्पिटिटिव है आपके यहाँ।
सर इन्होंने गंधारा का भी जिक्र किया, कौन से प्लांट की बात कर रहे थे? गंधारा निसान तो काम कर रहा है ना? नहीं, गंधारा का जो था वो डीजल में भी, अच्छा वो बंद पड़ा उनका, वो मेनली उनका उसमें बिजनेस एक ज़माने में। गंधारा को तो हम सब बहुत पुराना जानते हैं, जब ये फोर्ड वगैरह की जी बनाते थे, ये अयूब खान के रिश्तेदार लोग थे, पुरानी कंपनी है, बाद में वो सब बंद हो गई। तो मेरे ख्याल में डीजल गाड़ी जो फोर्ड थी वो बनाते रहे आखिर तक भी, अब बंद हो गई है शायद जी। नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स सम जापानीज ब्रांड। रेनॉल्ट की भी उनसे बात चल रही है शायद। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये कंपनी थी जी, रेनॉल्ट की बात करिए। फिर फिएट्स का इन्होंने कहा है, अमेरिकन और यूरोपियन गाड़ियों की बात की है, उनकी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ में, इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का आज के दौर में बेहतरीन है कि आप फ्री मार्केट कर दें। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का ये तरीका नहीं है कि इंसेंटिव देने शुरू कर दें। इंसेंटिव से दूसरी इंडस्ट्री जो कम्पिटिटिव होती है वो इनकम्पिटिटिव हो जाती हैं। जब आप एक को बेनिफिट दें और दूसरे को ना दें, आप फ्री पॉलिसी रखें, बेस्ट मैकेनिज़्म यही है। अच्छा, दीवान का इन्होंने जिक्र किया कि दीवान भी खड़ा होगा। दीवान के बारे में सर पहले खबर आई थी कि रेनॉल्ट के साथ मिलके वो कोई SUV बनाना चाह रहे हैं 25 लाख की, जिसकी वजह से उसका शेयर जो 2 रुपये का था बढ़ के 8-9 रुपये का हो गया है, और आज फिर 1 रुपये वो बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ऑटो पॉलिसी न्यूज़। इनका जो होंडाई वाला था वो तो ख़त्म हो गया, अब किसी दूसरे के साथ ये किया था इनका प्रोडक्ट जी, इनका दीवान का किया भी था, और सेंट्रो जो बनाते थे होंडाई का, वो प्लांट तो बंद हो गया। आप कह रहे हैं वो इंपोर्ट हो रहा है। रेनॉल्ट शायद मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है उसी प्लांट के ऊपर, लेकिन उसके बारे में कोई ख़ास खबरें नहीं आ रही हैं। फिर खबर आई कि रेनॉल्ट जो है गंधारा से बात कर रही है। नहीं, देखिए, इस पॉलिसी के वो जो खबर आ रही थी वो उस सिनेरियो में थी जब ये पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई थी। देख रहे हैं, ये इस पॉलिसी के बाद उनको जो इंसेंटिव अनाउंस किए गए हैं यहाँ से, क्या वो इंसेंटिव वर्क करते हैं? अब उनका एग्जामिन तो इस तरह से होंगे ना वो। आई डोंट थिंक सो, ये कोई खास इंसेंटिव ही नहीं है। ये चल रहे हैं डिमांड मैनेजमेंट पे 5% ड्यूटी यहाँ लगा दो, 5% यहाँ से कम कर दो। कोई रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, कोई ये सप्लाई साइड पे काम नहीं किया गया कि कोई कंक्रीट इस तरह की चीज़ हो जो अनाउंस करें। इसमें जो ज़्यादा रोल बनता था वो शायद इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री का नहीं बनता था, BOI का, ज़्यादा रोल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ही का बनता था। वो क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं? ये तो सारी इन्होंने डिमांड मैनेजमेंट की बात की, ड्यूटीज़ की बात की, जो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी से वहाँ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ बताया नहीं, वहाँ प्रोडक्शन साइड से कोई इंसेंटिव नहीं है। ये तो फिस्कल मैकेनिज्म है जो इन्होंने बजट में अनाउंस करेंगे कि इस पे ड्यूटी, अभी तो नहीं, बजट से 1 जुलाई से कह रहे हैं कुछ चीज़ों पे, बाकी 17 से शुरू होगा। हाँ, तो उसका ताल्लुक हो, उसका मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ने क्या इंसेंटिव्स दिए हैं कम्पिटिटिव बनाने के लिए इंडस्ट्री को, उस पर कोई बात नहीं हुई। कहाँ इकनॉमिक जोन बन रहे हैं, कहाँ उनको ज़मीन दी जा रही है, किस इलाके में प्लांट लग रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप हो रहा है, ये सब चीज़ें इन्वेस्टर देखते हैं आने से पहले। जी। एनर्जी कहाँ से आप देंगे उन्हें, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन को तो बेसिकली इन चीज़ों में बताना चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो कंपनियाँ इतना इंटरेस्ट ले रही है पाकिस्तान में, वो कॉरिडोर के कहीं कॉरिडोर से देखिए इम्पैक्ट तो पड़ेगा। कॉरिडोर के एडजेसेंट इनको 20 इन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ ये इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। वहाँ पे उन जोन्स में ज़ाहिर है नई इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। दूसरा ये होगा कि कॉरिडोर से आपका लिंक बहुत वसी एक इस्टेब्लिश हो जाएगा कि आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज से लिंक हो जाएगा, वो चाइना, ईरान से लिंक हो जाएगा। तो वो जो आपको लिंकेजेस होंगे उससे आपका एक्सपोर्ट्स जो होगी ना, ख़ासतौर पे एक्सपोर्ट जो गाड़ियों की या इस तरह की हैवी वेट जो चीज़ें होती हैं उनकी एक्सपोर्ट जो होगी वो फैसिलिटेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन सेंटर पॉइंट पे अगर आपने प्लांट लगा लिया तो समुद्र की तरफ एक्सपोर्ट भी कर दिया या तुर्कमेनिस्तान भी भेज दिया, यही आइडिया है। वो बहुत बड़ा अच्छा एक लिंक आपको मिल रहा होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये ट्रेड पॉलिसी पे हमने डिस्कशन की, अभी सिर्फ आउटलाइन है, लेकिन अभी ऑटो पॉलिसी की कुछ डिटेल बताई गई जिसको हम लोगों ने काफ़ी इनसफिशिएंट पाया। वो जो इंसेंटिव्स और बोल्ड मेजर्स चाहिए जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएँ, 100% गाड़ियाँ बनाएं, पाकिस्तान की नीड को बीट करके एक्सपोर्ट करें, उसके तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई है इस पॉलिसी में, और इसकी वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल ही अनकम्पिटिटिव है। ये जो कह रहे हैं कि 5% 10% उससे कुछ नहीं होगा। टोयोटा करोला जो मलेशिया बन रही है उसकी कीमत आधी है यहाँ से। जो नीनो गाड़ी 666 सीसी है, इंडिया अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में 1.5 लाख में बेच रहा है तो अभी तो हम उससे बहुत दूर हैं। ये 7 लाख 8 लाख
ये क्या होगा इससे? अगर 7 लाख की गाड़ी है, अगर 780 की हो जाएगी, 680 की हो जाएगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंज्यूमर्स ऑफ पाकिस्तान विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद दिस पॉलिसी। ना कि जो इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं उनको इससे कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगी। दिस गवर्नमेंट इज़ इनकेपेबल ऑफ टेकिंग एनी बोल्ड डिसीजन। दिस इज़ इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।